नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज जिसमें हम आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। हमने 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट नंबर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से सारे के सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जो है 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन करते हैं, जो कि बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ होता है। क्या होता है? बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ होता है। और ये रुक्मिणी टेस्ट सीरीज यानी कि प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज से ये लिया गया। जो तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज से लिया गया, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि 2 अक्टूबर, जी हाँ, तो 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1900, जी हाँ, तो 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोजक योजना शुरू किया था? तो किसने जो है प्रायोजक शुरू किया था योजना? तो इटावा और गोरखपुर ने। जी हाँ, तो इटावा और गोरखपुर ने जो है प्रायोगिक योजना को शुरू किया था। जी हाँ, तो प्रायोगिक योजना को शुरू किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? जी हाँ, तो कितना है या फिर कितना था? तो बिहार का लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार जो है 918 है। कितना है? 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हो जाता है। क्या? प्रति 1000 पुरुष पर हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले अगर बात करें शिशु लिंगानुपात, जी हाँ, तो शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो शिशु लिंगानुपात जो है 935 है। कितना है? 935 महिलाएं पर 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पर 935 महिलाएं शिशु लिंगानुपात हो जाता है। अगर भारत की कुल लिंगानुपात की बात की जाए तो भारत का कुल लिंगानुपात जो है 943 है। कितना है? 943 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुष पर हो जाता है। जब 1000 पुरुष पर हो जाता है। अगर बात करें कि भारत में लिंगानुपात सबसे कम जो है कहाँ है, तो केरल में है। कहाँ है? केरल में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। यहाँ का लिंगानुपात जो है 1000, जहाँ तो 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हो जाती है। जहाँ तो प्रति 1000 पुरुष पर हो जाते हैं। अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे कम लिंगानुपात जो है बिहार के मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में जो है सबसे कम लिंगानुपात है, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात माना जाता है। जी हाँ, तो सबसे अधिक लिंगानुपात माना जाता है, जो कि कितना है? 876 है। क्या है? 876 बिहार के मुंगेर में है। और जो है सबसे कम लिंगानुपात जो है कहाँ है? तो गोपालगंज में है। कहाँ है? गोपालगंज में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। यहाँ का लिंगानुपात जो है 1021 प्रति 1000 पुरुष पर देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो प्रति 1000 पुरुष पर देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 29 और 30 में। जी हाँ, तो अनुच्छेद 29 और 30 में जो है शिक्षा और संस्कृति को मौलिक अधिकार जो है वो वर्णित किया गया। क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। ये जो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जी हाँ, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अनुच्छेद 29 की, जी हाँ, तो अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए बोली, भाषा, लिपि, जी हाँ, तो बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। अगर 30 में बात की जाए तो 30 में जो है इनकी शिक्षा, क्या? इनके शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार दिया गया है।
अगर बात कर लें अनुच्छेद 28 की, तो अनुच्छेद 28 जो है राज्य के तहत, जी हाँ, तो राज्य के तहत वित्त पोषित शिक्षण संस्थान धर्म विशेष शिक्षा पर रोक लगाए जाने का प्रावधान है। जी हाँ, तो विशेष धर्म या फिर विशेष प्रकार की शिक्षा पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना इसका मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कमला, जी हाँ, तो कमला की सहायक नदियां हैं, तो कमला की सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन है, तो कमला की सहायक नदियां जो है वो कौन हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि सोनी, बलान, ढोरी। जी हाँ, तो सोली, बलान, ढोरी ये तीनों के तीनों जो है आपकी कमला की सहायक नदी हो जाएगी। जी हाँ, तो कमला की सहायक नदी हो जाएगी। अगर बात की जाए कि कमला, तो ये जो है गंडक नदी क्या है, ये कमला की बात करें तो सबसे पहले आता है इसके बारे में गंडक, क्या आता है, गंडक। गंडक नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल में है, कहाँ है, नेपाल में स्थित है। और गंडक जो है पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है, किसमें मिलती है, पटना के समीप जो है गंगा नदी में क्या कर जाती है, मिल जाती है। कहाँ मिलती है, पटना के समीप में, या तो पटना के समीप में मिल जाती है। और इसे जो है मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, नारायणी के नाम से जो है जाना जाता है। जी हाँ, तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी जो है वो शालिग्राम पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसमें जो है शालिग्राम पत्थर, जिसको गोल पत्थर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल पत्थर पाए जाते हैं। जी हाँ, तो गोल पत्थर जो है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। जी हाँ, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रायलसीमा। जी हाँ, तो रायलसीमा जो है एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अगर रायलसीमा की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, क्या है, आंध्र प्रदेश का ये दक्षिणी क्षेत्र हो जाता है। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पे जो वर्षा होती है मात्र 50 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 50 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिकतम। जी हाँ, तो सबसे अधिकतम 50 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया, जो कि नगण्य है। कभी कभी यहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, इसीलिए इसे सूखाग्रस्त रिकॉर्ड कर लिया गया। अगर बात करें भारत में सबसे कम वर्षा, जी हाँ, तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा लेह, क्या हो जाएगा, लेह हो जाएगा। और बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला बात की जाए तो किशनगंज, बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में, कहाँ, किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। और सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो औरंगाबाद में, कहाँ, औरंगाबाद में जो है वो सबसे कम वर्षा, कम की बात की जाए तो औरंगाबाद, अधिक की बात की जाए तो किशनगंज हो जाता है। और बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला की बात की जाए तो वो गया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गया जो है सबसे गर्म जिला हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आर्थिक उदारवादी का जनक किसे माना जाता है। जी हाँ, तो आर्थिक उदारवादी का जनक किसे माना जाता है, तो आर्थिक उदारवादी का जनक जो है वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, जो कि भारत के, जी हाँ, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, तो रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत, जी हाँ, तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। जी हाँ, तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंट बेटन योजना। जी हाँ, तो माउंट बेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और अगर बात की जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम वायसराय थे, क्या थे, अंतिम वायसराय थे, क्या थे, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय। तो स्वतंत्र भारत के और स्वतंत्र भारत के, क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम, जी हाँ, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम ये क्या हो जाते हैं, गवर्नर जनरल हो जाते हैं। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है धर्म के आधार पर हुआ है, किसके आधार पर हुआ है, धर्म के आधार पर जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। और ये जो है किसके, तो क्रिप्स मिशन 1942 में सर स्टीफेंस क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था, 1942 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1942 ईस्वी में आया था। अगर बात की जाए कि अगर शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में हुआ था, जो कि भारत को विभाजन को रोकने में असफल रहा, क्या रहा, असफल रहा था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि अगला प्रश्न में कहा जा रहा है अफीम, क्या है, अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। तो अफीम की अगर बात की जाए तो ये पौधे के फूल से, किससे,
फूल से बनाई जाती है। जी हाँ, तो अफीम पौधे के फूल से बनाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए पत्ती, तो चाय की पत्ती से, जी हाँ, तो चाय के पौधे की पत्ती से जो है आपको क्या प्राप्त किया जाता है? आपको चाय प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? चाय प्राप्त किया जाता है। तना की बात की जाए तो गन्ना, क्या गन्ना जो है आपका क्या है? तना है। क्या है? तना। अगर जड़ की बात की जाए तो जड़ में बहुत सारा आ जाता है, जैसे हो जाता है मूली। क्या हो जाता है? मूली, शकरकंदी, और क्या हो जाता है आपका? सलजम। ये सब जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अब भूकंप होने पर क्या होता है? तो भूकंप जब आता है तो क्या होता है? तो वर्षा नहीं होती है, बारूद विस्फोट नहीं होता, बल्कि दरार फट जाता है। क्या होता है? दरार फट जाता है। भूकंप की तीव्रता को, जी हाँ, तो भूकंप की तीव्रता को जो है रिक्टर, जी हाँ, तो रिक्टर स्केल पर, किस पर? रिक्टर स्केल पर व्यक्त किया जाता है। जी हाँ, तो रिक्टर स्केल पर व्यक्त किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता का अध्ययन जो है सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सिस्मोग्राफ जो है कहलाता है। जी हाँ, तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। और अगर बात किया जाए कि भूकंप जहाँ से शुरू होता है उस केंद्र को, जी हाँ, तो उस केंद्र को क्या कहते हैं? आपको केंद्र ही कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र, यानी कि फोकस भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिक्टर स्केल पर सबसे अधिक तीव्र भूकंप जो है, इसका स्केल जो होता है वो 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है। जी हाँ, तो 9 होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अभी तक जो है रिक्टर स्केल पर 7.9, जी हाँ, तो 7.9 तक जो है भूकंप की तीव्रता क्या की गई है? मापी गई, जो कि 2015 में आया था। कब आया था? 2015 में आया था। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, दोस्त मोहम्मद खान, जी हाँ, तो दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? जी हाँ, तो किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रंजीत सिंह और शाह सूजा। जी हाँ, तो शाह सूजा जो है ये तीन व्यक्तियों ने क्या किया था? दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1883 की त्रिपक्षीय संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मठ, ध्यान ध्यान दिएगा, मठ, चैत और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, चैत और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाते हैं। किस धर्म से संबंधित होते हैं? बौद्ध धर्म से जो है ये संबंधित हो जाते हैं। मठ, मठ क्या होता है? जहाँ बौद्ध भिक्षु, क्या बौद्ध भिक्षु जहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं? रहते हैं, उसे मठ कहा जाता है। चैत्य क्या हो जाता है? चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा गृह, जहाँ तो पूजा गृह जो होता है वो चैत्य कहलाता है। और मरने के बाद, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, मरने के बाद जो एक समाधि स्थल पे स्तूप बना दिया जाता है, गोलाकार एक स्तूप स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे स्तूप कहा जाता है। जी हाँ, तो स्तूप कहा जाता है। अगर बिहार में बौद्ध की बात की जाए तो बिहार में जो है बौद्ध का शिक्षा केंद्र था। क्या था? शिक्षा केंद्र रह चुका है। जी हाँ, तो शिक्षा केंद्र जो है रह चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, गौतम बुद्ध, जी हाँ, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वैशाली में की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। अगर बात की जाए कि वैशाली नगर की बधु, जी हाँ, तो वैशाली नगर की बधु ने अपने सबसे पहले, यानी कि वैशाली नगर में रहने वाली आम्रपाली, जो कि एक बधु थी, क्या थी? बधु थी, आम्रपाली। जी हाँ, तो आम्रपाली ने जो है बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया था। क्या क्या था? सबसे पहले अपनाया था। बौद्ध धर्म में संघ को लोकतांत्रिक पद्धति पर बनाया गया था। क्या किया गया था? लोकतांत्रिक, जी हाँ, तो लोकतांत्रिक पद्धति पर बनाया गया था। और जो सारनाथ में बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था, सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ में जो है बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। और बुद्ध कपिल वस्तु में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। अगर गया की बात की जाए तो गया के बोध गया में, कहाँ? बोध गया में जो है इनको निरंजना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष, जी हाँ, तो पीपल वृक्ष या जिसको
क्या कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी मृत्यु यानी कि परिनिर्माण जो है कुशीनगर में हुआ था। क्या हुआ था? कुशीनगर में जो है इनका परिनिर्माण हुआ था। जी हाँ, तो परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। और गौतम बुद्ध को जो है 29 वर्ष की, जी हाँ, तो 29 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? महाभिनिष्क्रमण किया गया था। क्या किया गया था? महाभिनिष्क्रमण किया था, यानी कि किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा का सापेक्ष गलत है। जी हाँ, तो मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह मुद्रास्फीति को रोकता है। क्या करता है? यह मुद्रास्फीति को रोकता है। यह क्या करता है? ये गलत है। इसके अलावा जो है क्रय विक्रय की शक्ति है, यह साख सृजन करता है। ये दोनों आपका सही है। जी हाँ, तो ये दोनों है जो है आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एलिसा परीक्षण। ध्यान दीजिए, एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बात की जाए एलिसा परीक्षण की, तो एलिसा परीक्षण जो है आपको एड्स का पता लगाने के लिए, किसका? एड्स का पता लगाने के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो है एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एड्स का जो वायरस है वो है HIV। क्या है? HIV जो है एड्स का वायरस हो जाता है। इसे पता चलता है कि व्यक्ति पीड़ित है या नहीं HIV के वायरस के कारण। अगर बात करें, अगर पॉजिटिव होता है, जी हाँ, तो HIV संक्रमण में जो है अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो वो व्यक्ति एड्स से ग्रसित तो होता है। जी हाँ, तो एड्स से ग्रसित होता है। HIV जो है ये आपका क्या है? आपका इससे पता चलता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत में, जी हाँ, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है VR मेहता। जी हाँ, तो VR मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी कहा जाता है। जी हाँ, तो कहा जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, घाटे की वित्त, ध्यान दीजिएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। क्या है? एक साधन है। तो ये जो है कैसी साधन है? तो इसका राइट आंसर जो है राजकोषीय नीति का। जी हाँ, तो ये जो है राजकोषीय नीति का जो है ये साधन हो जाता है। जी हाँ, तो राजकोषीय नीति का साधन हो जाता है। कहा जा रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था हीनार्थ, जी हाँ, तो हीनार्थ प्रबंधन है भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनार्थ, यानी कि जिसमें हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वसान में रहा था? जी हाँ, तो निर्वसान में जो है रहा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं जो है 15 वर्षों तक निर्वसान में रहा था। क्या रहा था? निर्वसान में रहा था, यानी कि 15 वर्षों तक। कब से कब तक रहा था? तो ध्यान दीजिए, 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक जो है ये निर्वसान में रहा था। कहाँ रहा था? निर्वसान, यानी कि भारत के बाहर रहा था। अगर बात करें 1530 से 40 तक जो है, जी हाँ, तो 1530 से लेकर 1540 तक जो है इसने क्या किया था? शासन किया था। क्या किया था? शासन किया था। उसके बाद जो है इसका कार्यकाल 1555 से, जी हाँ, तो 1555 से 1556 तक रहा। क्या रहा? 1555 से 1556 तक रहा। और ये जो है 1540 में, जी हाँ, तो 1540 में जो है किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा जो है हरा दिया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा जो है ये कनौज की युद्ध में हार गया था और भारत छोड़कर चला गया था। जी हाँ, तो चला गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? गुलबर्गा। जी हाँ, तो गुलबर्गा एक जमाने में किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो गुलबर्गा जो है किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो इसका राइट आंसर जो है बहमानी साम्राज्य की। किसकी? बहमानी साम्राज्य की ये जो है राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बहमानी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और बहमानी साम्राज्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1347 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने, किसने? हसन गंगू ने जो है इसकी
स्थापना की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। अगर बात करें, हसन गंगू जो है अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। किसके नाम से? अलाउद्दीन। जी हाँ, तो अलाउद्दीन बहमन शाह, क्या? बहमन शाह के नाम से जो है यह गद्दी पर बैठता था। जी हाँ, तो बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठता था, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए मशहूर या फिर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? अलबरूनी, ध्यान दीजिए, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो जी हाँ, तो अलबरूनी किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो महमूद गजनवी। जी हाँ, तो महमूद गजनवी, जिसको गजनी भी कहा जाता है, इसके राज्यकाल का वर्णन किया है। जी हाँ, तो राज्यकाल का जो है वर्णन किया। अलबरूनी का जन्म जो है उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, उज्बेकिस्तान में जो है इसका जन्म हुआ था, जो कि क्या था? एक राइटर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राइटर हुआ करता था। इसने जो है क्या लिखी है? किताब उल हिंद लिखी है। क्या लिखी है? किताब उल, जी हाँ, तो उल हिंद नाम की पुस्तक लिखी है, जिसका मतलब जो होता है भारत की खोज। क्या है? भारत की खोज। यह तो भारत की खोज जो है इसका हिंदी में मतलब हो जाता है। या तो हिंदी में इसका मतलब हो जाता है। जिसको किसने लिखा है? इसी ने लिखा है। इसमें जो है भारत के बारे में काफी जानकारी दी है। अलबरूनी ने भारत के बारे में इसमें बहुत सारी जानकारियां दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है गुरु तेग बहादुर, ध्यान दीजिए, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड जो है किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। अगर गुरु तेग बहादुर की बात की जाए तो ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। कैवे गुरु थे? 9वें गुरु हो जाते हैं। अगर 10वें गुरु की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह हो जाता है। पहले गुरु की बात की जाए तो गुरु नानक, या तो गुरु नानक देव जो है वो पहले गुरु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पहले गुरु हो जाते हैं। और तेग बहादुर ने इन्हें कब फांसी दिया था? तो 1600 जो है, तो 1675 ईस्वी में जो है इनको क्या दिया था? फांसी पर लटका दिया था। जो है, तो फांसी पर लटका दिया गया था। और साथ ही साथ पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव को, किसने? पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव को, किसको? गुरु अर्जुन देव को जो है, या तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने जो है क्या कर दिया था? आपको 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया था। क्या किया था? मृत्यु दंड दिया था। और सबसे अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ? पटना, जहाँ तो पटना साहिब में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न जो है हमारा, कहा जा रहा है टीपू सुल्तान, जी तो टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। किसमें? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो ये जो है 4 मई को हो गई थी। क्या हो गई थी? 4 मई को। कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम, जी हाँ, तो पट्टनम में इनकी जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगर मैसूर राज्य की स्थापना की बात की जाए तो मैसूर राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1761 ईस्वी में। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में जो है मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी। जी हाँ, तो मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि मौर्य, जी हाँ, तो मौर्य काल में भारत का किन देशों के से अधिक व्यापार संबंध थे? तो किन देशों से व्यापार संबंध अधिक थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ जो है इनका जो क्या था? व्यापार संबंध था, बहुत ही अधिक था। क्या था? बहुत ही अधिक था मौर्य काल में। अगर मौर्य काल की बात की जाए तो इसके संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक हो जाते हैं। चांदी के सिक्के जो हैं क्या मौर्य काल में चलाए गए थे? जानते हैं, इनकी चांदी के सिक्के जो होते थे उनको पर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पर्ण कहा जाता था। और भारत का गुप्त काल व्यापार मुक्त दक्षिणी पूर्वी एशिया देश के साथ होता था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णु गुप्त था। क्या था? विष्णु गुप्त जो है चंद्रगुप्त के मौर्य का नाम था, इसका जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वर्ष
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? जी तो इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है दिल्ली में। इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, कहाँ? फिरोज शाह कोटला, जी हाँ, तो फिरोज शाह कोटला, जी हाँ, तो फिरोज शाह कोटला में आयोजन की अध्यक्षता जो है चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। इसका जो बैठक हुआ था, इसका अध्यक्षता जो है चंद्रशेखर ने किया था। क्या किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। भगत सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्या किया गया था? आपको जो है नींव रखा गया था। क्या रखा गया था? नींव नहीं, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था, यानी कि इसका नाम बदलकर अलग कर लिया गया था। और अगर बात करें, भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। किसका? नौजवान, जी हाँ, तो नौजवान सभा की स्थापना जो है कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1926 ईस्वी में किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? जी हाँ, तो कौन सा महासागर सागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो गर्त है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा प्रशांत महासागर। जी हाँ, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वो मारियाना ट्रेंच है। क्या है? मारियाना ट्रेंच हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अलग पूछा जा रहा है, महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। जी हाँ, तो जावा गर्त है, तो ये आंसर नहीं। जावा जो है आपका हिंद महासागर का गर्त है। क्या है? हिंद महासागर का। जावा और सुंडा जो है वो हिंद महासागर का गर्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हिंद महासागर का गर्त हो जाता है। अगर बात करें सुंडा, क्या है? सुंडा सुंडा जो है वो पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है, और जावा जो है मध्य भाग में स्थित है। अगर बात करें वर्तमान में लगभग, जी हाँ, तो वर्तमान में लगभग 57, जी हाँ, तो 57 गर्त खोजे जा चुके हैं, जिनमें जो है 32, जी हाँ, तो 32 गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है। किसमें है? प्रशांत महासागर। 19 गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर में है। और आपके कितने 6 गर्त जो है किसमें हो जाते हैं? आपके 6 गर्त जो है आपके हिंद महासागर में हो जाता है। सबसे गहरा गर्त जो है मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। जी हाँ, तो प्रशांत महासागर में जिसकी लंबाई जो है, यानी कि जिसकी गहराई जो है 11,033 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 11,033 मीटर हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? जी हाँ, तो सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर जो है एन टू, जी हाँ, तो एन टू दिस लास्ट, जी हाँ, तो एन टू दिस लास्ट पुस्तक से जो है इन्होंने ग्रहण की थी। जी हाँ, तो ग्रहण की थी। अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी, जी हाँ, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। क्या आए थे? 9 जनवरी 1915 को जो है क्या किया था? गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। और इनका प्रिय पुस्तक, यानी कि प्रिय बुक जो था वो क्या था? गीता था। इनका प्रिय बुक जो था वो गीता हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है? बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? जी हाँ, तो बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? तो सर्व हितैषी, जी हाँ, तो सर्व हितैषी जो है दैनिक समाचार पत्र जो था वो बिहार का पहला समाचार पत्र हो जाता है। इसका प्रकाशन जो है 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 से इसका प्रकाशन जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। क्या हुआ था? पटना में हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर भारत में जेम्स ए हिक्की जो है समाचार पत्रों के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जेम्स ए हिक्की, जी हाँ, तो जेम्स ए हिक्की जो है भारत में समाचार पत्रों के जनक माने जाते हैं। और भारत में सबसे पहले समाचार पत्र जो है उदंड मार्तंड, जहाँ तो उत्तंड, जहाँ तो उत्तदंड मार्तंड जो है वो पहला समाचार पत्र था। और इसको जो है 1800 कब? 1826 ईस्वी में। कब? 1826 ईस्वी में जुगल किशोर के द्वारा। किसके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा जो है इसे निकाला गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है आपको एक सूची दिया है, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी
ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील सिद्ध होगी। तो इसका राइट आंसर जो है लाला लाजपत राय, जो कि क्या हुए थे, पुलिस की लाठी के व्यवहारता के शिकार हो गए थे। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो इसका राइट आंसर जो है महात्मा गांधी हो जाएगा। जी हाँ, तो महात्मा गांधी, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है। तो इसका राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद जो है भगत सिंह ने कहा। किन्होंने कहा है? भगत सिंह ने कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, 1900 जी हाँ, तो 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो दूसरा सत्याग्रही की बात की जाए तो किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को जो है दूसरा सत्याग्रही चुना गया था। लेकिन अगर प्रारंभ होने की बात की जाए तो इसका प्रारंभ जो है 1940 यानी कि 17 अक्टूबर, जी हाँ, तो 17 अक्टूबर जो है 1940 को जो है इसका प्रारंभ किया गया था। अगर पहला सत्याग्रही की बात की जाए तो आचार्य विनोबा भावे जो थे वो पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, और तीसरे सत्याग्रह जो है वो आपके ब्रह्मदत्त होते हैं। कौन होते हैं? जी हाँ, तो ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने जो है अपना प्रथम सफल जो सत्याग्रह किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में इन्होंने किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था। और इस चंपारण में किन्होंने गांधी जी को बुलाया था? तो गांधी जी को बुलाने वाला जो था राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार, या तो राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्हें क्या किया था? गांधी जी को इनवाइट किया था। क्या किया था? इनवाइट किया था। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा को उपाधि दी थी। किसने? महात्मा गांधी की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है दिया था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो किस विचारधारा के पोषक थे? तो ये जो है उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। क्या थे? उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। साथ ही साथ अगर उग्र दल की बात की जाए तो भारत में, यह तो भारत में उग्रवादी विचारधारा के जनक जो है आपके किसको? लोकमान्य तिलक को ही माना जाता है। साथ ही साथ इनके साथ आपके कौन कौन थे? तो लाल बाल पाल, आपने नाम सुना होगा, लाल बाल और पाल, जी हाँ, तो पाल, जिसमें जो है लाला लाजपत राय लाल हो जाते हैं, बाल आपके कौन होते हैं? बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, और पाल बिपिन चंद्र पाल जो है, ये तीन हो जाते हैं। अगर उग्रवादी विचारधारा की बात की जाए तो उग्रवादी विचारधारा का कार्यकाल जो है 1905 से लेकर के 1919 तक रहा था। कब तक रहा था? 1919 तक रहा था। उसके बाद जो है गांधी युग आया था। क्या आया था? गांधी युग। गांधी युग जो है 1919 से लेकर के 1947 तक रहा। क्या रहा? 1947 तक रहा। और उदारवादी कांग्रेस, जी हाँ, तो उदारवादी कांग्रेस का जो कार्यकाल था वो 1885 से लेकर के 1905 तक रहा था। पहले था उदारवादी कार्यकाल, उदारवादी कांग्रेस का काल, उसके बाद उग्रवादी, उसके बाद गांधी युग आ गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, जी हाँ, तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो उनका मुख्य कार्यक्रम जो था वो क्या था? तो चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना जो था इसका मुख्य कार्य था। क्या था? इसका जो है मुख्य कार्य हो जाता है। अगर बात किया जाए 1923, जी हाँ, तो 1923 की अगर बात की जाए तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसका स्थापना जो है इलाहाबाद के, जी हाँ, तो इसका स्थापना जो है इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? आनंद भवन में इसका स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी जो है 1925 में केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल के स्पीकर बनाने की सफलता पाई। जी हाँ, तो विट्ठल भाई पटेल को जो है क्या किया गया था? स्पीकर बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? या तो भारत का उत्तरी मैदान जो है पूरी तरह किस मिट्टी से निर्मित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है? जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो
जलोढ़ मिट्टी से उत्तरी भारत का मैदान निर्मित है, जिसे गंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा का मैदान भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो नदियों के बहाकर लाए गए निक्षेप से बने मैदान को जलोढ़ मैदान या फिर जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जहाँ तो जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नई जलोढ़ और एक पुरानी जलोढ़। जहाँ तो एक भागर होता है, बांगड़ होता है, एक खादर होता है। ध्यान दो, तो बांगड़ और खादर होता है। इसमें जो है चार जलोढ़ मिट्टी को चार भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? चार भागों में। पहला जो होता है भाबर होता है। क्या होता है? भाबर। दूसरा जो होता है तराई होता है। क्या होता है? तराई। और तीसरा तो जो है बांगर होता है। क्या होता है? बांगर। और चौथा जो है खादर हो जाता है। क्या होता है? खादर। इसको चार प्रकार में विभाजित किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा, जहाँ तो लेखा जारी करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये लेखा जारी करने का अधिकार हो जाता है। जहाँ तो अधिकार हो जाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 32 को जो है बी आर अम्बेडकर ने, जहाँ तो बी आर अम्बेडकर ने जो है क्या क्या संविधान का हृदय, जहाँ तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा जो है कहा है। क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार हो जाता है। क्या होता है? विधायी अधिकार हो जाता है। और राष्ट्रपति जारी जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। किसके तहत जारी करता है? 123 के तहत जारी करता है। अध्यादेश उसी समय जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। क्या हो? नहीं चल रहा हो। सदन का सत्र जारी चलते वक्त जो है अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है। संसद सत्र शुरू होने के 6 महीने के अंदर अध्यादेश अनुमोदन होना अनिवार्य है। यानी कि 6 महीने के अंदर जो है अध्यादेश जारी होना अनिवार्य है। अगर बात करें राज्यपाल, किसका? राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है 213 के तहत जो है ये अध्यादेश जारी होता है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है सर्वप्रथम वायसराय, जो है तो सर्वप्रथम वायसराय का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। कब? 1861 में जो है पहले जो है इसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दिया गया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा के, जहाँ तो राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, इससे संबंध में लिखने कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ये कथन जो है सही नहीं है। सर्वाधिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाए और वह स्पीकर होने पर राज्य में राज्यसभा में रखा जाए, तो ये कथन जो है गलत है। इसके अलावा धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, गलत है। सही है, कार्यपालिका को राज्यसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता, ये भी सही है। और जो है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रख सकता, ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राज्य के, जी हाँ, तो राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य के जो राज्यपाल होता है उसकी स्थिति क्या होती है? तो वो राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। क्या होता है? कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है। कौन? आपके राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल जो है क्या होता है? संविधान सभा। राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख हो जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के द्वारा। किसके द्वारा? 155 के द्वारा। और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसके? राज्यपाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 के तहत होती है। किसके तहत होती है? अनुच्छेद 164 के तहत होती है। और क्या मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल से, किससे? राज्यपाल से विचार विमर्श करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री जो है राज्य का शासन का प्रधान होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री जो है राज्य के शासन का
प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? तो अगला प्रश्न में है कि भारत के शासन जो है, तो भारत के शासन को संसदीय कहा गया है क्योंकि, तो भारत के शासन को संसदीय क्यों कहा गया? तो इसका राइट आंसर जो है कार्यकारिणी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होता है। जी हाँ, तो कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो ये संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ये लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और संघ के एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रति जो है एक मंत्री उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से, या तो सामूहिक रूप से बात किया जाए तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। भारत का संविधान जो है सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, या तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसके प्रकार अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है? किस प्रकार जो है राष्ट्रपति का होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी कि 2 और 4 जो है इसका राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक और कानूनी, या तो औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाम मात्र का जो है इसका प्रकार हो जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, तो विरोध की स्थिति में क्या होता है? तो विरोध की स्थिति में जो है केंद्र का कानून मान्य होता है। क्या होता है? केंद्र का जो कानून होता है वो मान्य हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा जो है वो तमिलनाडु प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? तमिलनाडु प्राप्त करता है। अगर बात करें भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे? दक्षिणी, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा जो है भारत में सबसे अधिक होती है। अगर मानसूनी हवा की बात करें तो इसकी खोज जो है हिप्पल्स ने की थी। किसने की थी? हिप्पल्स ने जो है इसकी खोज की थी। कब की थी? 45 ईस्वी में की थी। कब इसमें की थी? 45 ईस्वी में की थी। अगर बात करें भारत में मानसून 2 ओर से प्रवेश करती है। कितनी ओर से? 2 ओर से प्रवेश करती है। पहला जो है केरल तट से, किससे? केरल तट से प्रवेश करती है। और दूसरा जो है आपको पश्चिम बंगाल से, यानी कि वेस्ट बंगाल से जो है प्रवेश करती है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसे जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? जी हाँ, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा कि पर्ल ऑफ साइबेरिया, रुक जाइए दोस्तों, उसके पहले जो है हमारा एक और क्वेश्चन बीच में छूट रहा है। क्या छूट रहा है? कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोंखा जो है भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? जोंखा जो है भूटान का आधिकारिक भाषा हो जाता है। अगर बात करें भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी हो जाता है। क्या होता है? तीरंदाजी जो है वो आपका क्या हो जाता है? इसका राष्ट्रीय खेल हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रीय खेल हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भूटान की राजधानी की बात की जाए तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। क्या है? थिम्पू इसका राजधानी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है अब कहा जा रहा है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आपको जो है बैकाल झील को, जो है तो बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें विश्व की सबसे गहरी झील जो है क्या है? आपके रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। क्या है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बैकाल झील हो जाता है। इसकी गहराई जो है लगभग 1600, कितना? 1642 मीटर। जी हाँ, तो 1642 मीटर हो जाता है। जी हाँ, तो 1642 मीटर हो जाता है। अगर बात करें विश्व की सबसे ताजे पानी की झील जो है कौन है? तो लेक सुपीरियर है। क्या है? लेक सुपीरियर जो है क्या होता है? सबसे ताजे पानी की झील विश्व में हो जाता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील की बात की जाए तो टीटीकाका हो जाता है। क्या होता है? टीटीकाका जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाता है। विश्व का सबसे नमकीन झील की बात की जाए तो वान झील। क्या है?
वान झील जो कि सबसे अम्लीय लवणीय झील है, इसकी लवणता जो है 330% है। कितनी है? 330%। और कहाँ ये स्थित है? तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित हो जाता है। अगर बात करें भारत का सबसे नमकीन झील, वो जो है सांभर झील है। कौन है? सांभर झील जो है वो क्या है? सबसे नमकीन झील भारत में हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, सीढ़ीदार खेती अधिकतम होती है। तो सीढ़ीदार खेती जो है कहाँ होती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार खेती, या तो पर्वतीय खेती जो है यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। और इस पर जो है चाय की खेती होती है। किसकी होती है? चाय की खेती सबसे अधिक होती है। अगर बात करें भारत में चाय की खेती जो है 1835 से, कब से? 1835 से प्रारंभ हुआ। और भारत में सबसे अधिक चाय की खेती असम में होता है। कहाँ होता है? असम में जो है चाय की खेती भारत में सबसे अधिक होती है। अगर बात किया जाए कि जापान की गहन कृषि, तो जापान में जो है गहन कृषि की जाती है। क्या कहते हैं? गहन कृषि की जाती है। अगर बात करें रोपण कृषि के अंतर्गत जो है गन्ना, गन्ना क्या आता है? गन्ना आता है, केला आता है इत्यादि महत्वपूर्ण फसल हो जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है आपके अगस्त 1952 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1952, यानी कि 6 अगस्त 1952 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके स्थापक जो थे एनडीसी, जी हाँ, तो एनडीसी की स्थापना की गई थी। जी हाँ, तो इसकी स्थापना की गई थी। और 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 15 मार्च 1950। जी हाँ, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है किसकी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन योजना आयोग का नाम बदल करके, जी हाँ, तो योजना आयोग का नाम बदल करके कब? 2015 ईस्वी में नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी को। अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग को जो है अधिक संघवाद बनाया गया। क्या बनाया गया? संघवाद बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम उदाहरण है। तो प्रगतिशील सर्वोत्तम कर प्रणाली क्या है? तो आयकर। जी हाँ, तो आयकर जो है वो सर्वोत्तम उदाहरण हो जाता है। अगर बात किया जाए आयकर, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए आयकर की, तो आयकर एक्ट अधिनियम 88 के अधीन रियायत अधिकार है। क्या है? आयकर दिया गया है। क्या किया गया है? अध्ययन आयकर एक्ट आधार 88 के तहत। अगर बात करें आयकर कानून सर्वप्रथम जो है 1860 में, कब? 1860 में जो है भारत में लाया गया था। अगला प्रश्न जो है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात, जी हाँ, तो आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? जिसको, जी हाँ, तो किसके साधन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है मौद्रिक नीति के। किसके? मौद्रिक नीति के ये साधन हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है अगस्त 2023 में, जी हाँ, तो अगस्त 2023 में इसरो ने किस साइलेंट बस प्रौद्योगिकी की नीति निजी उद्योग को हस्तांतरित किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी तो इसका राइट आंसर जो है आईएमएस फर्स्ट में जो है हस्तांतरित किया। क्या किया गया है? आईएमएस फर्स्ट ने इसको हस्तांतरित किया। अगर इसरो की बात की जाए, जी तो इसरो की अगर बात किया जाए तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाता है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में हो जाता है। क्या होता है? बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय हो जाता है। और इसरो के द्वारा जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, कहाँ? तिरुवनंतपुरम में प्रमोचक रॉकेट निर्माण कार्य बेंगलुरु डिजाइन किया जाता है। क्या कहता है? बेंगलुरु में डिजाइन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जुलाई 2023 में यूनिक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको ली सिफेंग, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं, इसको हरा करके जो है इन्होंने अपना खिताब जीत लिया। यानी कि लक्ष्य सेन ने जो है पुरुष एकल का खिताब जीत लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन के जीवन के बारे में कमला हैरिस फेनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक का मोचन किसने किया? यानी कि पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर जो है चिदानंद, जी हाँ, तो चिदानंद राजघट्टा, जी हाँ, तो चिदानंद राजघट्टा
ने जो है इनके कमला हैरिसन, ध्यान दीजिएगा, कमला हैरिसन पर एक पुस्तक कमला हैरिस फेनोमिनल वुमेन के नाम से एक बुक लिखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर, जी हाँ, तो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में जो है एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो अजय लांबा, ध्यान दीजिएगा, अजय लांबा की अध्यक्षता में जो है इस जांच कमेटी का गठन किया गया था। अगर बात किया जाए रेखा शर्मा, रेखा शर्मा जो है महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। क्या है? रेखा शर्मा जो है महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाते हैं, जी हाँ, तो अध्यक्ष हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि चीन के, जी हाँ, तो चीन के हाओजांग में एशियाई खेल 2023 का उद्घाटन समारोह के दौरान किस भारतीय दल का नेतृत्व के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया? तो ध्वजवाहक के रूप में जो है किन्हें चुना गया? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहाइन, दोनों को जो है ये ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। जी हाँ, तो ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि निशानेबाजी पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में जो है दिव्यांग सिंह पवार को जो है क्या किया गया है? जीत हासिल हुई है। अगर हरमनप्रीत की बात की जाए तो ये हॉकी टीम की, जी हाँ, तो हॉकी टीम की कप्तान है। कौन है? हरमनप्रीत सिंह जो है, अगर बात करें तो ये हॉकी टीम की कप्तान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें असम, जी हाँ, तो लवलीना बोरगोहाइन जो है असम राज्य के महिला मुक्केबाज है। कौन है? अब लवलीना बोरगोहाइन जो है असम के क्या है? महिला मुक्केबाज हैं। जी हाँ, तो महिला मुक्केबाज हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि कृषि, जी हाँ, तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, तो किसे जो है सम्मानित किया गया है? जी हाँ, तो किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका? स्वाति नायक को। जी हाँ, तो स्वाति नायक को जो है सम्मानित किया गया। एक प्रश्न हमारे ऊपर छूट गया है कि ट्रेड, जी हाँ, तो ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेड मिल टेस्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। जी हाँ, तो हृदय से संबंधित है। अगर बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की स्थापना जो है, खोज जो है किसने की थी? तो इसकी खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने जो है इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1628 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। जी हाँ, तो इसकी खोज की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है n, जी हाँ, तो n स्क्वायर गुनी, यानी कि क्या होता है? n स्क्वायर गुनी हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जी हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बटे 2m होता है। जी हाँ, तो पी स्क्वायर बटे 2m हो जाता है, यानी कि स्क्वायर कर देंगे तो दोगुना, यानी कि 2 स्क्वायर गुनी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डेटा भंडारित करता है? तो डेटा जो है किस प्रकार का भंडारित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है प्रकाशिक, जो है तो प्रकाशिक रूप में डेटा को जो है भंडारित करता है, यानी कि ऑप्टिकल रूप में। अगर सीडी का बात किया जाए तो सीडी का फुल फॉर्म जो है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का जो क्षमता होता है वो 700 MB होता है। कितना होता है? 700 MB होता है। अगर डीवीडी की बात की जाए तो डीवीडी का जो क्षमता होता है वो 4.7 GB तक होता है। कितना होता है? 4.7 GB तक होता है। अगर ब्लू रे की बात की जाए, ब्लू रे डिस्क की बात की जाए तो इसके जो क्षमता होता है 25 GB तक होता है। अगर फ्लॉपी डिस्क की बात की जाए तो इसकी क्षमता जो है, जी हाँ, तो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता जो है 80 KB से 1.44 MB तक होता है। क्या होता है? 1.44 MB तक होता है। अगर पेन ड्राइव की बात की जाए तो पेन ड्राइव की क्षमता जो है वो 8 GB से लेकर के 228 GB तक होता है। अगर हार्ड डिस्क की बात की जाए, जी हाँ, तो हार्ड डिस्क की बात की जाए तो 500 GB से लेकर के अभी तो है वर्तमान में 5 TB तक का क्या आता है वर्तमान में जो है आपका हार्ड डिस्क आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? उदासीन परमाणु में जो है तो कौन से कण समान होते हैं? तो उदासीन परमाणु में जो है आपके ई, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ई माइनस और
P प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। E माइनस क्योंकि ये ऋणात्मक होता है, P प्लस क्योंकि ये धनात्मक जो है शो करता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है जी, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है क्या होता है आपको 1.602 इंटू 10⁻⁻19 C होता है। क्या होता है? -19C हो जाता है। एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है जी, तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये माइनस होता है, और इसी का प्लस रूप जो है एक प्रोटॉन पर आवेश होता है जी, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है जी, तो इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। अगर बात किया जाए न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है कौन है? जेम्स चैडविक है। कौन है? चैडविक। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो एडरसन है। कौन है? एडरसन जो है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हो जाते हैं जी, तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल, या तो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये जो है कहाँ अवस्थित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि जो है आपको अब बताइए कमेंट करके कि एड्रिनल ग्रंथि जो है वो कहाँ, यानी कि हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बढ़ने से पहले सबसे देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित होती है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसे मास्टर ग्रंथि, जहाँ तो मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है हमारा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित जो है जांघ की हड्डी। कंकालीय तंत्र में जो है सिर्फ अस्थियां होती है। क्या होती है? अस्थियां सिर्फ कंकालीय तंत्र में अवस्थित होती है, इसलिए जांघ की हड्डी जो है वो मानव के कंकालीय तंत्र में होती है। अगर मानव शरीर में बात की जाए तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां, जो हमारे छाती पे पसलियां होती है वो 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती है। जी हाँ, तो 12 जोड़ी पसलियां होती है जो हमारे शरीर को ढांचे के रूप में विकसित करती है। अगर कशेरुक दंड की बात की जाए तो कशेरुक दंड की संख्या जो है 33 होती है। क्या होती है? 33 हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो उसका त्वरण जो है जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा? जी का मान ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहेगा तो अपना भार दुगना महसूस होगा। अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा तो उसका भार जो है शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका भार जो है शून्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? कौन सा लोब जो है दृश्य सूचना से संबंधित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्टिकल लोब। जो है तो ऑप्टिकल लोब जो है दृश्य सूचना से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित है? दृश्य सूचना से संबंधित हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? कौन सा जो है गुणसूत्र संबंधी विकार हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है डाउन। जी हाँ, तो डाउन सिंड्रोम, यानी कि डाउन लक्षण जो है वो क्या हो जाता है? आपका गुणसूत्र संबंधी विकार हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में जो है 21वां गुणसूत्र त्रिसूत्री हो जाता है। क्या होता है? 21वां गुणसूत्र जो है त्रिसूत्री हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिसूत्री हो जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को मंद बुद्धि क्या हो जाता है? बुद्धि जो है वो मंद हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है? आपके आंखें टेढ़ी हो जाती है। कैसे होती है? आंखें जो है टेढ़ी हो जाती है। और जीभ मोटी हो जाती है। कैसे होते हैं? जीभ मोटी हो जाती है तथा अनियमित शरीर का ढांचा हो जाता है, यानी कि इसका शरीर का ढांचा जो है अनियमित हो जाता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मंगोलिज्म भी कहा जाता है। यह रोग जो है अर्धसूत्री विभाजन पर अनियमित कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के अनियमित कारण से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। तो पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव जो है वो क्या है? तो सारे के सारे जो पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव है, मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन में
6 से 12% कमी होना, ये सारे के सारे जो हैं पराबैंगनी किरणों से क्या होते हैं, आपके प्रभावित होते हैं। अगर बात करें पराबैंगनी किरणों की, तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों की पराबैंगनी किरणों से जो हम बचाने वाला परत है वो ओजोन परत है। ओजोन का सूत्र जो है O3 होता है। क्या होता है? O3 हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश लगभग कितना प्रतिशत जो है ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसे जो है 10%, कितना, मात्र 10%, ध्यान दीजिए, मात्र, सॉरी दोस्तों 10 नहीं, यहाँ पे 1%, 1% जो है ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है, बाकी जो है परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक समान वृत्तीय गति होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चाल अचर और वेग चर होता है। क्या होता है? चाल अचर और वेग अचर होता है। अगर बात किया जाए कि एक समान चाल, या तो एक समान चाल और गति नियत होता है। क्या होता है? एक समान चाल में चाल और गति नियत होता है, और असमान में जो है चाल और गति ऊर्जा पर चर होता है, ऊर्जा पर चर हो जाता है। अगर बात करें, केपलर ने जो है गच्छीय नियम दिया था, यानी कि ग्रहों के गति का नियम, या तो ग्रहों के गति का नियम जो है केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रवित द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जो है आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसवन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो नमक मिश्रित कपूर को जो है कैसे शुद्ध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है उदर्व पातन द्वारा। जी हाँ, तो उदर्व पातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि कपूर जब जलता है तो बिना द्रव अवस्था में बदले, जी हाँ, तो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदलता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। जी हाँ, तो गैस अवस्था में बदल जाता है। उसी विधि को जो है उदर्व पातन के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, हमारा अगला प्रश्न है केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रोडिया द्वारा छोड़ा जाता है, जहाँ तो नेफ्रोडिया द्वारा छोड़ा जाता है, वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो यूरिया होता है। क्या होता है? वो यूरिया होता है। और केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र जो है केचुआ को कहा जाता है। केचुआ जो है उभय लिंगी होता है। क्या होता है? उभय लिंगी होता है। कैसा होता है? उभय लिंगी होता है। केचुआ जो है एनिलीडा समूह, कौन सा समूह? एनिलीडा समूह का जीव है। क्या है? एनिलीडा समूह का जीव हो जाता है। और अगर बात करें यूरिया में, या तो यूरिया में जो है आपको 46% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कोरल, जी हाँ, तो कोरल बनने का मुख्य संबंध है। तो कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है एंथोजोआ, जी हाँ, तो एंथोजोआ जो है कोरल बनने का मुख्य संबंध हो जाता है। अगर बात करें प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ग्रेट बैरियर, जी हाँ, तो बैरियर रीफ, जी हाँ, तो रीफ में पाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत में लक्षद्वीप, जी हाँ, तो भारत का लक्षद्वीप के अंदर जो प्रवाल भित्ति निर्मित करता है, क्या करता है? प्रवाल भित्ति निर्मित करता है, भारत का लक्षद्वीप निर्मित करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है हमारे अगले प्रश्न में, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है आपके जेकोब हेनरीस हेनरिकस वैट हॉफ, जी हाँ, तो जेकॉन हेनरिकस वैट हॉफ जो है वो आपके रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम है। अगर भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता की बात की जाए तो विलियम रॉयंटजन है। कौन है? विलियम, जी हाँ, तो विलियम
रोएंटजन जो है भारत के प्रथम। अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रथम 1901 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1900 जो तो 1969 से दिया जाता है। और सीवी रमन को, जो तो ध्यान दीजिएगा, सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने रमन प्रभाव को दर्शाया था। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न में जो है सुमेलित करने के लिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गोबर गैस। गोबर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। गोबर गैस में मीथेन निकलती है। अगर कोल गैस की बात की जाए तो H2, जी हाँ, तो H2 प्लस CH4 प्लस CO हो जाता है। प्रोड्यूसर गैस की बात की जाए तो आपका CO प्लस N2 हो जाता है। अगर वाटर गैस की बात की जाए तो CO, जी हाँ, तो CO प्लस H2 हो जाता है इसका फॉर्मूला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मृत्योपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑटोप्सी। जी हाँ, तो ऑटोप्सी जो है इसे कहा जाता है। ऑटोप्सी जो है इसलिए किया जाता है ताकि अनेक प्रकार के, यानी कि मृत्यु का कारण का पता चल सके। जी हाँ, तो मृत्यु का कारण का पता लगाया जा सके। जी हाँ, तो मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए ऑटोप्सी किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज के स्राव की बात की जाए तो इसका स्रावन जो है अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। अगर मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाता है। क्या होता है? यकृत हो जाता है। भोजन छोटी आंत में मुख्यतः पचती है। मुख्यतः जो है कहाँ पचती है? छोटी आंत में पचती है। और जो आपका पीत का स्रवन जो होता है, क्या? पीत का स्रवन जो है वो यकृत से ही होता है। किससे होता है? पीत का स्रवन यकृत से ही होता है। कहाँ से होता है? यकृत से ही होता है। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है? तो हमारे अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ताकि धूप से हमारी आंखों को क्या कर सके? बचा सके। क्या कर सके? बचा सके। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्लवमान, जी हाँ, तो प्लवमान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? जी हाँ, तो प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको प्रतिपादन करने वाला जो है बारबरा मैकलिंटोक। जी हाँ, तो बारबरा मैकलिंटोक जो है इसके क्या है? आपके प्रतिपादक हो जाता है। अगर ग्रेगर जॉन मेंडल की बात की जाए तो इन्होंने जो है अनुवांशिकी, जी हाँ, तो अनुवांशिकी का, या तो अनुवांशिकी का जनक इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक जो है इन्हें कहा जाता है। अगर वाटसन क्रिक की बात की जाए तो वाटसन क्रिक जो है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने ही दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मक्खन, या तो ध्यान दीजिएगा, मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, जी हाँ, तो मक्खन वह कोलाइड जिसमें क्या होता है? तो बसा, जी हाँ, तो बसा में जल परिक्षिप्त होता है। क्या होता है? बसा में जो है जल परिक्षिप्त होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आदर्श गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1s2 2s2 2p6। ये जो है आदर्श गैस का क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। आदर्श गैस के वास्तव सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आदर्श गैस की बात की जाए तो आदर्श गैस जो है वो 8 है। कितने हैं? 8 हो जाते हैं। जो तो 8 हो जाते हैं। सॉरी दोस्तों, 8 नहीं, आपके 7 होते हैं। इसका एक सूत्र है, जी हाँ, तो है ना, अगर कर 0 रन, क्या है? 0 रन हो जाता है। क्या होता है? 0 रन हो जाता है। इसका फॉर्मूला है, कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। जी हाँ, तो जेनॉन और रेडॉन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6
6 ही होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा कर दिया, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जल्द ही हम लोग मिलते हैं जी। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे सेट नंबर 12 के साथ। किससे? सेट नंबर 12 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।